Hello students, I am Megha and welcome back to your own channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन 300 CE to 1200 CE, कम्प्लीटली एग्जाम फोकस्ड। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर इंग्लिश मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही तुम्हारे एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए काफ़ी है। ओनली इस वीडियो से तुम अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। इस वीडियो के बाद आपको अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, तुम्हारे लिए एकदम 100% फ्री सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहेगा। और अगर आपको नोट्स नहीं लेना है तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन 300 CE to 1200 CE सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो तुम्हारे DU सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। रेडी, लेट्स बिगिन। Examine the various sources available for reconstructing the history of period under study, or discuss the significance of the sources available for reconstructing the history of period between 300 to 1200 CE। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द पीरियड फ्रॉम 300 to 1200 CE तक का जो पीरियड था वो बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। दिस एरा विटनेस द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धना, राजपूत किंगडम्स एंड सेवरल पावरफुल डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया। क्यों माना जाता है ये पीरियड इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस टाइम पे हमने राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर देखा, हर्षवर्धना देखा, राजपूत किंगडम्स का राइज देखा, और भी बहुत सारी पावरफुल डायनेस्टीज़ का राइज हमने साउथ इंडिया में देखा। इन्हीं कारणों के कारण ये पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन हिस्ट्री में। हिस्टोरियंस रिलाई ऑन अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड्स। हिस्टोरियन जो थे वो बहुत सारे सोर्सेज पे रिलाई करते हैं इस पीरियड के हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, है ना। रिकन्स्ट्रक्ट मीन्स की वापस से कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, वापस से बनाने के लिए। जैसे टूटे हुए, मतलब कुछ इधर है कुछ उधर है, तो उन सबको असेंबल करके एक जगह रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो और इसमें क्या क्या सोर्सेज हैं? इंक्रिप्शंस है, कॉइन्स है, लिटरेचर है, फिर फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, ये सारी प्राइमरी सोर्सेज हैं। ये सोर्सेज क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ इस टाइम पीरियड में कैसा हुआ करता था, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ देखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज का सिग्निफिकेंस देखते हैं। रिलीजियस लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेज देखेंगे, दैट मीन्स किताबी सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। तो रिलीजियस लिटरेचर पहले देखेंगे। जो रिलीजियस लिटरेचर्स अपने पास है, जैसे कि पुरानाज, स्मृतिज और बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर दिस पीरियड। इस टाइम के पीरियड के लिए पुराना, स्मृतिज, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स होता है? पुराना, स्मृतिज, बुद्धिस्ट, जैन टेक्स्ट, ठीक है। ये टेक्स्ट जो थे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे कि लोगों का रिलीजियस लाइफ कैसा होता था और सोशल ऑर्डर कैसा होता था। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है ऑफर्स इंसाइट्स इनटू एजुकेशन एंड द मोनास्टिक सिस्टम। उस टाइम पे एजुकेशन और मोनास्टिक सिस्टम कैसा होता था उस पर इन्फो प्रोवाइड करता है। और रिलीजियस लिटरेचर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द
उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, इस चीज़ को समझने में रिलीजियस लिटरेचर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक है, अब संस्कृत लिटरेचर देखते हैं। द वर्क ऑफ कालिदास प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द एरा। जो कालिदास का जो काम था, है ना, जो पिक्चर उन्होंने, जो कालिदास का जो काम था वो उस टाइम को सोसाइटी और कल्चर कैसा था उसको बहुत ज़्यादा दर्शाता है। बनभट्टा हर्षचरिता जो थे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हर्षवर्धना का जो राइन हुआ था, हर्षवर्धना जो बढ़ा था, हर्षवर्धना का राइन जो था उस टाइम का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में इंफॉर्मेशन बनभट्टा हर्षचरिता प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट जो है वो क्या क्या कंटेन करता है, इस टेक्स्ट में क्या क्या होता है, रॉयल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन कैसा होता था, एजुकेशन सिस्टम कैसा था, रिलीजन क्या फॉलो होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में ये टेक्स्ट बताता है। ठीक है, कौन सा टेक्स्ट बताता है, जो इन्होंने प्रोवाइड किया है वो टेक्स्ट। दे आर वाइटल सोर्स फॉर कल्चरल हिस्ट्री। कल्चरल हिस्ट्री के लिए जानने के लिए वन ऑफ द वाइटल सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है। क्या बनभट्टा हर्षचरिता ने जो प्रोवाइड किया है उसकी बात हो रही है। ठीक है, रीजनल लिटरेचर देखते हैं। तमिल, कन्नड़ा एंड तेलुगु लैंग्वेजेस जो थे इस टाइम पे खूब फ्लरिश किए हैं। ठीक है, भक्ति लिटरेचर प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन सोशल एंड रिलीजियस लाइफ पे। उसके बाद जो अलवर्स और नयानार सेंट्स थे उनके जो कॉम्पोजिशन है वो हमें समझाने में हेल्प करते हैं उस टाइम के रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में। उसके बाद रीजनल लिटरेचर जो है वो लोकल कल्चर के बारे में डिपिक्ट करता है। अब अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स देखते हैं। जो चाइनीज़ ट्रैवलर का जो अकाउंट्स है शुआंगजांग एंड आईसिंग का, वो सिग्निफिकेंट सोर्सेज लिया जाता है। सिग्निफिकेंट सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका, चाइनीज़ ट्रैवलर जो थे ये दोनों, इनका अकाउंट्स जो है वो सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं। वो इंडिया को एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन में डिस्क्राइब करता है, ये सोर्स जो चाइनीज़ ट्रैवलर ने प्रोवाइड किया था। और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन, हर्षवर्धना के बारे में इन्फॉर्मेशन इन्हीं की राइटिंग से मिली है। ठीक है, इनका जो मतलब इनकी जो राइटिंग है वो अनबायस्ड है, इसीलिए और ज़्यादा इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। अब लिमिटेशन देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज का क्या है। लिटरेरी सोर्सेज जो है वो मतलब कि एग्जेजरेशन और इमेजिनेशन, मतलब कि लिटरेरी सोर्सेज जो है ना उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड और मतलब उस इमेजिन्ड होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे कि राजा की वाहवाही करना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये एग्जेजरेटेड हुआ या फिर इमेजिनेशन हुआ। फिर उसके बाद रिलीजियस आइडियाज़, रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो रिलीजियस आइडियाज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रही है हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर। उसके बाद इसलिए इसको बहुत, इन सारी सोर्सेज को ना बहुत कॉशन से यूज़ करना चाहिए, यही बात बोल रहे हैं। अभी हमने पहले लिटरेरी देख लिया, अब हम एपिग्राफिक और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे बात करेंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, जैसे कि एक दीवार है, एक वॉल है या एक पिलर है, इस पर कुछ कार्व कर दिया गया तो उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन आर कंसिडर्ड अमंग द, इसमें क्या है, इंस्क्रिप्शन मोस्ट रिलायबल सोर्सेज कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो इंस्क्राइब थे स्टोन्स, पिलर्स और कॉपर प्लेट्स पे। जो इलाहाबाद का जो पिलर है उस पे जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत क्रूशियल सोर्स माना जाता है। जो समुद्रगुप्त ने कॉन्क्वेस्ट करा था उसके रिगार्डिंग बहुत क्रूशियल सोर्सेज माना जाता है। इंस्क्रिप्शन जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड ग्रांट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, कॉपर प्लेट्स एंड लैंड ग्रांट्स, इस पीरियड में क्या था कि जो द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रांटिंग लैंड्स टू ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज। इस टाइम पे क्या था ना कि ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ना लैंड दे दिया जाता था, तो ये बहुत ज़्यादा होता था। तो इस रिकॉर्ड ऑफ दीज ग्रांट्स आर फाउंड, इन सब का ये जो ग्रांट्स दिए गए थे उनका जो रिकॉर्ड्स है इन कॉपर प्लेट्स पे मिलते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द एग्रीकल्चरल सिस्टम, टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में भी इन्फो प्रोवाइड करते हैं। और कॉपर प्लेट जो है वो सिग्निफिकेंट सोर्स है इकोनॉमिक हिस्ट्री का के लिए। ठीक है, अब कॉइन्स का देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। कॉइन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रूलर्स और इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में। गोल्ड कॉइन जो है गुप्ता पीरियड के टाइम का, वो वहाँ उस टाइम का जो प्रोस्पेरिटी था, कितने वेल्थ था उसको दिखाता है। उसके बाद इमेजेस डिपिक्टेड
इमेजेस डिपिक्टेड ऑन कॉइन्स ऑल्सो ऑफर्स इंसाइट्स इनटू उस टाइम पे रिलीजियस लाइफ कैसी थी। जो कॉइन्स पे जो इमेजेस होते हैं वो बताता है कि उस टाइम की रिलीजियस लाइफ कैसी होती थी। तो कॉइन भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स है। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर देखते हैं, टेम्पल्स, स्तूपास, स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं हमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल उस पीरियड का समझने में। ठीक है, जो खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है या फिर बृहदीश्वरा टेम्पल है, ये एक्सेलेंट एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर उस टाइम का जो था। तो आप एक काम करना, मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ, आप ये और ये याद रख लेना। ठीक है, आर एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ द उस टाइम के आर्किटेक्चर का बहुत एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। स्कल्पचर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिलीजियस बिलीफ, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के बारे में। फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन देखते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन यील्ड्स इन्फॉर्मेशन, सिटीज़ और बिल्डिंग्स कैसी होती थी उस टाइम पे, इसके बारे में पता चलता है हमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से। पॉटरी टूल्स क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते हैं कि उस टाइम पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था। उसके बाद एक्सकवेशन से हमें और डिटेल्स मिलता है ट्रेड एक्टिविटीज़ के बारे में। और आर्कियोलॉजिकल जो है वो क्या कहते हैं, एक बेसिस फॉर्म करता है हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उस टाइम का। अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन देखेंगे। कंट्रीब्यूशन टू रिकंस्ट्रक्टिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, लिटरेरी सोर्सेज, ये सारी चीज़ें डायनेस्टीज़ की हिस्ट्री, रूलर्स की हिस्ट्री समझने में हमें हमारी मदद करती है। क्या क्या ICL ऐसे ऐसे आप करके याद कर लेना, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, लिटरेरी सोर्सेज, ये सब ऐसे करके आप याद कर लेना ICL। ठीक है, IPL की जगह आप ICL याद कर लो, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड लिटरेरी। ओके, ये सारे जो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वॉर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उस टाइम पे। और उसी हिसाब से हिस्टोरियंस जो है पॉलिटिकल इवेंट्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं बहुत सारे सोर्सेज को कंपेयर करके, जिससे हिस्ट्री का जो कंटिन्यूटी है वो और ज़्यादा मतलब क्लैरिफाई हो पाता है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन देखते हैं सोशल और इकोनॉमिक लाइफ पे क्या था। नॉलेज ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ से मिलती है, लिटरेचर, कॉपर प्लेट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। यहाँ ऊपर हमें क्या मिल रहा था, इन्फॉर्मेशन वॉर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सोसाइटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में हमें LCA से मिलता है। ठीक है, LCM आपने पढ़ा होगा, अब यहाँ पे LCA याद करो। LCA क्या हो गया, लिटरेचर, ये C क्या हो गया, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, और ये क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। इससे क्या मिलता है हमें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो थी उस टाइम पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोसाइटी का जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, तो सोसाइटल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इनका इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है। और ICL से हमें क्या मिलता है, वॉर और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इस पर हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन। वही पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल स्टेट क्या था, ट्रेड क्या था, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ कैसे थी, ये सारी जो रूरल और अर्बन लाइफ क्या थी, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है, लिटरेचर और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। ये सारी सोर्सेज जो इकोनॉमिक हिस्ट्री समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री देखते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट, टेम्पल्स और स्कल्पचर जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिलीजियस बिलीफ और कल्चर ट्रेडिशन के बारे में। जो भक्ति मूवमेंट में डेवलपमेंट हुई, टेम्पल कल्चर जो है, टेम्पल कल्चर जो है, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं रिसोर्सेज से मिलता है। किन रिसोर्सेज से, RTS रिलीजियस टेक्स्ट, टेम्पल्स, और S से आपका स्कल्पचर हो गया। ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड एजुकेशन कैन बी स्टडीड। आर्ट में जो इवोल्यूशन हुआ, एजुकेशन में जो इवोल्यूशन हुआ, इन सारी चीज़ों को हम इन्हीं रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चरल हिस्ट्री पढ़ने में। यहाँ हमने देखा ये क्या कहते हैं, ये सारी वॉर एंड एडमिनिस्ट्रेशन समझने में, LCA इकोनॉमिक हिस्ट्री समझने में, RTS कल्चरल हिस्ट्री समझने में। अब लिमिटेशंस क्या हैं, अलग अलग जो सोर्सेज हमने पढ़े, अभी तक हमने 9 सोर्सेज पढ़े, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ये जो सोर्सेज हैं वो कम्प्लीटली अनबायस्ड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बायसनेस इनमें होता है। ठीक है, लिटरेरी सोर्सेज जो है वो कुछ इमेजिनरी और एक्सेजरेशन ऐड कर देते हैं, और बहुत सारे सोर्सेज जो है वो इनकम्प्लीट है या फिर डैमेज हो चुके हैं। तो हिस्टोरियंस को क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टडी बहुत सारे सोर्सेज का इस कारण से करना पड़ता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड अप्रोच टू हिस्टोरियोग्राफी।
इंटीग्रेटेड अप्रोच पे बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो यूटिलाइज करता है लिटरेरी, एपिग्राफिक और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को इन कंजक्शन में, ठीक है। ये क्या करता है कि हिस्ट्री को और ज़्यादा ऑथेंटिक और अलग अलग सोर्सेज रहेगा तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। और एक होता है ना कि जो लिमिटेशंस है, जो इंडिविजुअल लिमिटेशंस है, इंडिविजुअल लिमिटेशंस क्या क्या होता है, बायसनेस आ जाना, इमेजिनेशंस ऐड हो जाना, तो ये सब इंडिविजुअल का एक लिमिटेशन है। तो इससे हमें निकल के उभर के उनमें में हेल्प करता है, ठीक है। तो एन इंटीग्रेटेड इससे क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलता है हमें हिस्ट्री का इंटीग्रेटेड स्टडी करने का। इंटीग्रेटेड क्या क्या चीज़ को इंटीग्रेट करते हैं, 9 चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा, ICL, RTS, ICL, LCA और RTS, ये तीनों जो हमने पढ़ा। ICL, I से क्या है इंस्क्रिप्शन, C से कॉइन है और L से क्या है लिटरेरी सोर्सेज है, ठीक है। यहाँ पे L से क्या है, LCA में यहाँ पे क्या क्या है, फिर यहाँ पे भी लिटरेचर है, यहाँ पे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, रिलीजियस टेक्स्ट, टेम्पल और ये स्कल्पचर्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिलता है, इसलिए इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन देखते हैं, 300 CE टू 1200 CE में लिटरेरी, एपिग्राफिक, आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन सोर्सेज बहुत क्रूशियल हुआ करते थे इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। ये सोर्सेज जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ के बारे में। ऑल्दो ये जो सोर्सेज थे इनका अपना कुछ लिमिटेशंस है, फिर भी हिस्टोरियंस ने सक्सेसफुली इस पीरियड को रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया है कंपैरेटिव स्टडी के हेल्प से। एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे क्या था उसके मेन फीचर्स डिस्कस करने हैं। डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता बेस्ड ऑन अवेलेबल सोर्सेज। जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे हमें समुद्रगुप्ता है उनके अचीवमेंट्स को डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी बहुत ग्रेट डायनेस्टी थी एंशिएंट इंडिया की, जो कि इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को रूल किया 4 to 6 सेंचुरीज़ के बीच में। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। इस पीरियड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। दिस पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो गुप्ता रूलर्स थे वो एक रॉबस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए और पॉलिटिकल यूनिटी लेके आए, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा, गुप्ता डायनेस्टी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया है, ठीक है। इसने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स को रूल किया, ठीक है, 4th और 6th सेंचुरीज़ में। कब, 4th और 6th सेंचुरीज़ में। इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल यूनिट बनाया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया। समुद्रगुप्ता इन पर्टिकुलर, स्पेशली समुद्रगुप्ता जो थे उनको इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता अम्पायर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर करते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इस कॉन्क्वेस्ट अचीवमेंट्स, इनको उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उन्होंने जो जीता उनकी जो अचीवमेंट्स है वो कहाँ से मिलती है, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, लिटरेरी सोर्सेज से। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोग वो एक बहुत ही सिंपल, ऑर्गेनाइज और बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब मेन फीचर्स देखते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का। मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गुप्ताज का जो रूल था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की पे बेस्ड था, ठीक है। एम्पेरर, उस एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स कि उसमें बेसिकली किंग जो होता है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, तो एम्पेरर उसमें सुप्रीम अथॉरिटी होल्ड करता था स्टेट का। और प्राइमरी पावर जो था और एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्राइमरी पावर था मिलिट्री का और जुडिशरी का, वो सब कुछ एम्पेरर के हाथ में हुआ करता था। किंग को धर्मा प्रोटेक्टर माना जाता था। धर्मा मीन्स कि धर्म जात से मत ले लेना, राइटियसनेस मतलब जो चीज़ सही होती है, राइट पाथ जो होता है उसको धर्मा कहते हैं। उसका प्रोटेक्टर और उसके जो सब्जेक्ट्स थे मतलब उसका जो प्रजा थी उसका गार्जियन मानते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखते हैं। गुप्ता अम्पायर जो था वो बहुत सारे प्रोविंस में डिवाइडेड था। इस प्रोविंस को हम लोग भुक्तीज कहते हैं एंड उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको उपारिकाज कहते हैं, ठीक है। उनका जो प्रोविंस था उसको भुक्ति कहते हैं और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको उपारिका कहते हैं, ठीक है।
आप याद रखना उनका जो पी था, पी से प्रोविंस भुक्तीस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन उपाड़िका, ठीक है। पी से प्रोविंस भुक्तीस, ए से एडमिनिस्ट्रेशन उपाड़िका। इस प्रोविंस के नीचे क्या आता था, डिस्ट्रिक्ट आता था और विलेजेस आता था, ठीक है। प्रोविंस होता था, उसके अंदर क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस आता था। ये सिस्टम बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग को स्मूथ कर देता था, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। गुप्ता पीरियड के टाइम पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर स्पेशल एम्फेसिस मिला, उसको स्पेशल इंपॉर्टेंस मिला है। जो विलेजेस था वो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा यूनिट होता था। विलेजेस में क्या होता था कि असेंबलीज होती थी लोकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, इसीलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन में था वो बढ़ जाता था। अब रेवेन्यू सिस्टम देखते कैसा होता था। लैंड का जो टैक्स था वो प्राइमरी सोर्स था स्टेट के रेवेन्यू का, याद रखना। लैंड टैक्स वॉज द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। फार्मर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड अपना जो फार्मर्स ने जो प्रोड्यूस किया उसका भी कुछ टैक्स फार्मर उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, टैक्स में उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता था। जो उनका प्रोड्यूस है उससे जो उनको इनकम मिली उसका कुछ टैक्स वो स्टेट को देते थे, ठीक है। इनकम जो था वो भी इनकम कहाँ से इनकम का सोर्सेज क्या थे, ट्रेड था, क्राफ्ट्स था और भी सोर्सेज थे। ये जो रेवेन्यू था वो किस चीज़ में यूज़ होता था, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी में यूज़ होता था। अब मिलिट्री सिस्टम देखते हैं। गुप्ता रूलर्स जो थे वो उनकी आर्मी बहुत पावरफुल थी। जो आर्मी थी उनमें क्या क्या होती थी, इन्फेंट्री होती थी, कैवेलरी होती थी, एलिफेंट्स होते थे, चैरियट्स होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। जो मिलिट्री था वो किस चीज़ में यूज़ होता था, मिलिट्री का क्या काम था, बेसिकली एक्सपेंशन और एम्पायर को डिफेंस में, ठीक है। एक्सपेंशन, एम्पायर एक्सपेंड करने में और एम्पायर को प्रोटेक्ट करके रखने में इसमें आर्मी का, मिलिट्री का यूज़ था। इट वाज दिस मिलिट्री स्ट्रेंथ दैट, जो कि इनकी इतनी अच्छी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी जिसने गुप्ता एम्पायर को बहुत दिन तक बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा। अब अचीवमेंट देखते हैं समुद्रगुप्ता की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। समुद्रगुप्ता जिन्होंने विक्ट्री अचीव की थी बहुत सारे वॉर्स में, ठीक है। बहुत सारे किंगडम को नॉर्थ इंडिया में उन्होंने हराया था और उनको जीता था। और बहुत सारे रूलर्स, साउथ इंडिया में भी बहुत सारे रूलर्स को अलाउ किया बट उनको इंडिपेंडेंट रहने दिया। उनका जो कॉन्क्वेस्ट था, उनका एक कॉन्क्वेस्ट जो था वो गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड करने में हेल्प करा, ठीक है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उससे गुप्ता एम्पायर को खूब एक्सपेंशन हुआ। सिग्निफिकेंस देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति का। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग समुद्रगुप्ताज अचीवमेंट कहाँ से मिलता है, इलाहाबाद पिलर पे जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट्स का, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन जो था वो उसको किसने कंपोज किया था, हरिसेना ने किया था। और इसको इट डिस्क्राइब्स उन्होंने जो वॉर किए, जीते, उनके जो वर्च्यूज़ थे, अच्छे काम थे, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करता है और बहुत ही क्रूशियल सोर्स माना जाता है गुप्ता हिस्ट्री को समझने के लिए। अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, समुद्रगुप्ता ने पॉलिटिकल यूनिटी को खूब स्ट्रेंथन किया था। कैसे, बहुत सारे किंगडम को अपने अंदर ला के, ठीक है। उन्होंने एक लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट किया था डिफीटेड रूलर्स के अगेंस्ट। कुछ किंगडम्स जो थे वो अपने अपॉन द मतलब ट्रिब्यूट, मतलब कि के पेमेंट पे कुछ रूलर्स अपने पे अलाउड थे कि वो रूल कर सकते इंडिपेंडेंटली। इससे क्या हुआ कि एम्पायर की स्टेबिलिटी बनी रहती थी। अब पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर देखते हैं। इस टाइम पे आर्ट एंड कल्चर का क्या था। समुद्रगुप्ता जो थे वो एक कन्क्वेरर नहीं थे बट बहुत ही आर्ट और लिटरेचर उनको बहुत पसंद था। उनका खूब इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। उनका इमेजेस ऑफ हिम प्लेइंग वीणा बजाते हुए उनके कॉइन्स पे उनकी इमेजेस दिख जाती हैं। इससे उनका कल्चरल पर्सोना रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया देखते हैं। हिस्टोरियंस विंसेंट स्मिथ जो थे वो समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते थे। कौन थे जो हिस्टोरियन थे? विंसेंट स्मिथ। उन्होंने समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। ये टाइटल जो था उनको क्यों मिला था? उनके जो मिलिट्री सक्सेस थी उसके कारण और उनके मेहनत और उनके उसके कारण उन्होंने क्या कहते हैं गुप्ता एम्पायर को बहुत ही पावरफुल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए वो बहुत इंडियन हिस्ट्री में बहुत होता है ना, सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करते हैं। अब गुप्तास का एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या था ये समझते हैं। द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन ने इस्टेब्लिश किया पीस एंड स्टेबिलिटी एम्पायर के विदिन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सिंपल और इफेक्टिव था।
fostering the growth of trade and agriculture and ensuring a secure environment for populace. इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखते हैं, एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट जो था उस टाइम पे खूब फ्लरिश किया था. गोल्ड कॉइन जो थे वो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का टेस्टामेंट है. ट्रेड एक्टिविटीज़ खूब बढ़ा उस टाइम पे. इससे क्या हुआ कि स्टेट रेवेन्यू भी खूब बढ़ा. ठीक है. कल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं. लिटरेचर, आर्ट, साइंस उस टाइम पे खूब गुप्ता पीरियड में खूब बढ़ा और संस्कृत लैंग्वेज को स्पेशल पैट्रोनेज मिला इस टाइम पे. टेम्पल का आर्किटेक्चर, स्कल्पचर जो है वो उसका भी खूब डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पे. इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर भी बोलते हैं. अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन देखते हैं. गुप्ता का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत सारी डायनेस्टीज़ को इन्फ्लुएंस किया. उनका जो ट्रेडिशन था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाला और प्रोविंस सिस्टम जो था उनके पीरियड के बाद भी चलता रहा. ये एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत सिंपल भी था, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंट भी था. इससे क्या हुआ कि ये बहुत सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस का. क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज नहीं था. फ्यूडल लॉर्ड और लोकल पावर भी इसमें इस टाइम पे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुए थे. नेवरथलेस गुप्ता रूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू. गुप्ता का जो रूलिंग पीरियड था वो एक पॉलिटिकल यूनिटी और कल्चरल डेवलपमेंट को एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड किया. और समुद्र गुप्ता का जो अचीवमेंट है उसको इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है. ठीक है. कंक्लूजन देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गुप्ता सिस्टम का, गुप्ताज डायनेस्टी का बहुत ऑर्गेनाइज इफेक्टिव था और पब्लिक वेलफेयर के टुवर्ड ओरिएंटेड था. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इसका गोल था. समुद्रगुप्ता ने गुप्ता एम्पायर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके एक मेजर पावर में ट्रांसफॉर्म कर दिया. किस चीज़ के थ्रू? अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, पॉलिटिकल एक्यूमेन और कल्चरल पैट्रोनेज के कारण. अवेलेबल सोर्सेज बताते हैं कि उनका जो राइन है उनका जो वो बढ़ रहे थे, जब उनका जो क्या कहते हैं एम्पायर जब बढ़ रहा था वो पूरा ग्लोरियस चैप्टर है. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. हमें ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे ऑन द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ. कल्चरल डेवलपमेंट पे लिखना है गुप्ता पीरियड में क्या था कल. ठीक है. आउटलाइन द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. कल्चरल के अलावा सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर पे भी बात करना है. ठीक है. इससे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हमारे गिव अवे का. Which Chola king is credited with the conquest of Sri Lanka and parts of Southeast Asia, expanding the empire's naval power? फिर से मैं पूछ रही हूँ. Which Chola king is credited with the conquest of Sri Lanka and parts of Southeast Asia, expanding the empire naval power? इसका आंसर आपको नीचे लिखना है. ठीक है. नीचे बताना है. विनर को फ्री में ये पूरे नोट्स मिलेंगे. ओके. अब इंट्रोडक्शन देखते हैं. कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक स्फेयर क्या था गुप्ता पीरियड में, ये समझना है हमें. ठीक है. तो अभी देखते हैं कि गुप्ता पीरियड्स को बहुत हाईली ग्लोरियस एरा माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में. 4th से 6th सेंचुरी के बीच में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कल्चरल डेवलपमेंट, इस सब चीज़ों में इनका रोल रहा है. ये रिमार्केबल डेवलपमेंट इस टाइम पे लिटरेचर, आर्ट, साइंस, रिलीजन और एजुकेशन में खूब डेवलपमेंट हुआ है और बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने मिले सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में. इन सभी कारणों के कारण गुप्ता एरा को गोल्डन एज माना जाता है. ठीक है. कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ गुप्ता पीरियड देखते हैं. डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर. संस्कृत लिटरेचर फ्लरिश्ड इमेंसली ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड. गुप्ता पीरियड में जो संस्कृत लिटरेचर था खूब फ्लरिश करा. कालिदास ने बहुत अच्छे कालिदास के काम है इस वक्त के, जैसे कि अभिजानना शाकुंतलम. ठीक है. और रघुवंशा. ठीक है. रघुवंशा. ठीक है. ये दोनों कालिदास के बहुत अच्छे काम हैं. ये इस एरा ने क्या क्या देखा? ड्रामा, पोइट्री, पुरानिक लिटरेचर, इन सब में का एक्सपेंशन देखा. और इस टाइम का जो लिटरेचर था बहुत ही रिलीजन, सोसाइटी और नेचर का बहुत अच्छा डिपिक्शन लिटरेचर्स में देखने मिलता है. उस टाइम के जो लिटरेचर्स हैं उसमें. ठीक है. तो आपको पहला ये वर्ड याद रखना है, फिर कालिदास याद रखना है. ठीक है. उसके बाद ये याद रखना है, ये याद रखना है. ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद पुरानिक लिटरेचर याद रखना है और लिटरेचर याद रखना है. इन सब का क्योंकि रोल था, आप इनसे डॉट्स कनेक्ट करके लिख सकते हो.
आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखते हैं स्कल्पचर, टेम्पल का जो आर्किटेक्चर था उस टाइम पे खूब बढ़ा, टेम्पल को बहुत ही अच्छा स्कल्पचर और ऑर्नामेंटेशन मिलता था। अजंता केव्स की पेंटिंग एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है इस टाइम के जो आर्ट्स हुआ करते थे उनका। जो आर्ट था वो सिंपल हुआ करता था, बैलेंस और स्पिरिचुअलिटी इन सब पे बेस्ड हुआ करता था। आर्ट का मेन थीम सिंप्लिसिटी, बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी था उस टाइम पे। साइंस मैथमेटिक्स देखते हैं, इस टाइम पे खूब प्रोग्रेस हुआ था साइंस और मैथमेटिक्स के फील्ड में। आर्यभट्ट जो है उन्होंने इम्पॉर्टेंट वर्क एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में इसी टाइम पे कंडक्ट किया था। और जीरो का जो कॉन्सेप्ट है और जो डेसिमल सिस्टम है इसी टाइम पे डेवलप हुआ था। और बहुत सारे एडवांसमेंट भी हुए थे मेडिसिन और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में। एजुकेशन डेवलपमेंट देखते हैं, एजुकेशन और लर्निंग को स्पेशल पैट्रोनेज मिला था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। और लर्निंग के लिए सेंटर्स क्या क्या हुआ करते थे, नालंदा और तक्षशिला होते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स ट्रैवल्ड, दूर दूर से स्टूडेंट्स ट्रैवल करते थे यहाँ पे एजुकेशन रिसीव करने के लिए। और इंस्ट्रक्शन जो था उनको सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट पे उनकी पढ़ाई होती थी, रिलीजन, फिलोसफी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन पे। रिलीजियस टॉलरेंस देखते हैं, गुप्ता रूलर्स जो थे वो क्या कहते हैं वैष्णविज्म फॉलो करते थे। वैष्णविज्म वो होते जो कि विष्णु जी को मानते हैं, नारायण के भक्त होते हैं, ठीक है, उनको वैष्णव्स बोलते हैं। बट उन्होंने अदर रिलीजन्स को भी खूब इम्पोर्टेंस दी, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म भी इस टाइम पे खूब फ्लरिश हुआ। टेम्पल्स एंड विहारास, दैट मीन्स मोनेस्ट्रीज भी खूब बने। इससे क्या हुआ कि रिलीजियस टॉलरेंस भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। सोशल चेंजेस देखते गुप्ता पीरियड में। वर्ना सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वर्ना सिस्टम और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया था गुप्ता पीरियड में। जो सोशल स्टेटस था ब्राह्मण का वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, उनको लैंड और स्पेशल प्रिविलेज मिलती थी। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी इसी टाइम पे बढ़ना स्टार्ट हुआ। स्टेटस ऑफ वुमेन देखते हैं, वुमेन जो है उनको इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन दोनों ही देखने मिला। अपर क्लासेस की तो वुमेन थी, उनको खूब अपॉर्चुनिटीज़ थी, एजुकेशन एंड ऑल भी मिलता था, लेकिन प्रैक्टिसेस लाइक जैसे चाइल्ड मैरिज, सोशल रिस्ट्रिक्शन वो वुमेन पे बढ़ गई थी। और सोसाइटी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी हो गई थी। डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी, विलेजेस जो थे वो प्राइमरी सेंटर थे इकोनॉमिक लाइफ के गुप्ता पीरियड में। और अग्रेरियन सोसाइटी भी इस टाइम पे डेवलप हुई, जहाँ पे विलेज जो है वो लोकल अफेयर्स मैनेज करते थे। रूरल लाइफ जो था वो कंपैरेटिवली बहुत स्टेबल और ऑर्गेनाइज था। रिलीजन और सोसाइटी देखते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स, टेम्पल्स और भक्ति, इन सब ये स्टेप खूब इस टाइम पे बढ़ा। और रिलीजियस ट्रेडिशंस जो थे उनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल था सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने में, जिससे कल्चरल यूनिटी खूब स्ट्रेंथन हुई। एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स देखते, स्कॉलर्स और टीचर्स थे वो हाई स्टेटस सोसाइटी में होल्ड करते थे और उनको किंग से खूब रिस्पेक्ट, प्यार और जो भी सपोर्ट होता है सब खूब मिलता था। और लर्निंग जो सेंटर ऑफ लर्निंग बिकेम कॉन्विट्स फॉर द स्प्रेड ऑफ सेंटर ऑफ लर्निंग, मतलब लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट बन गया नॉलेज और कल्चर स्प्रेड करने के लिए, ताकि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी बनी रहे, ठीक है। अब इकोनॉमिक चेंजेस देखते हैं गुप्ता पीरियड में। एग्रीकल्चर जो था वो मेन स्टे था इकोनॉमी का। बहुत सारे इरिगेशन के न्यू मेथड्स, कल्टीवेशन के न्यू मेथड इस टाइम पे आए। लैंड टैक्स जो था वो मेजर सोर्स हुआ करता था स्टेट रेवेन्यू का। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस टाइम पे बढ़ा। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड भी खूब फ्लरिश हुआ गुप्ता पीरियड में। और इंडिया ने साउथ ईस्ट एशिया और अदर रीजन्स के साथ भी इंडिया का ट्रेड डील चलता था। मर्चेंट क्लास जो थे वो इकोनॉमिकली खूब वेल्दी हो गए और ट्रेड रूट्स जो थे वो सिक्योर किए गए। क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेटल वर्किंग और स्कल्पचर डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली इस टाइम पे, ये सारी चीज़ें खूब डेवलप हुई। और गिल्ड्स ऑफ आर्टिसन ऑपरेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट भी खूब बढ़ा और इससे अर्बन सेंटर्स भी उनमें भी खूब ग्रोथ आई। सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन, गुप्ता रूलर्स जो थे वो गोल्ड कॉइन को लार्ज नंबर में इशू करते थे, जो कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दिखाता है। ये कॉइन्स जो थे वो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे डिज़ाइन के होते थे, इस पर इंस्क्रिप्शन बहुत अच्छे होते थे और मॉनेटरी सिस्टम इसी के थ्रू चलता था, कॉइन्स के थ्रू ट्रेड्स होते थे, ठीक है। ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स, इस लैंड ग्रांट्स का भी ट्रेडिशन था उस टाइम। ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण्स एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इस टाइम पे ब्राह्मण्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को तो मतलब लैंड्स मिलना, ये सारी प्रैक्टिसेस खूब बढ़ गई थी। इससे क्या हुआ कि फ्यूडल टेंडेंसी भी क्या कहते हैं इसमें भी ग्रोथ आया। इससे क्या हुआ कि इंक्रीज टैक्स बर्डन इंक्रीज हो गया, किस पे, पेजेंट्स पे। एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट में देखने भी मिलता है, इसको
गुप्ता इकोनॉमी में। कंक्लूज़न में आप खुद लिख लेना, गोल्डन एज था, ये था वो था, इस टाइम पे साइंस एजुकेशन खूब बढ़ा, रिलीजन लिटरेचर ये सब खूब हुआ है ना, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई, फिर कालिदास और आर्यभट्ट जैसे लोगों का नाम मेंशन करते हैं ना, ऐसे करके आप अपना कंक्लूज़न ख़त्म कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टेरिटोरियल एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा बताना है, ठीक है, हर्षवर्धना का, और अचीवमेंट क्या था हर्षवर्धना का, अवेलेबल सोर्सेज के बेसिस पे बताना है। हर्षा जो थे, हर्षवर्धना जो थे, वो 7th सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे जिन्होंने पावरफुल एम्पायर नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। वो क्या करते, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उनका कैपिटल कनौज था। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद स्टेट बहुत सारा पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होने लगा, टूट होने लगा, बहुत सारा पॉलिटिकल डिवीज़न होने लगा, जिससे क्या हुआ कि जिसको हर्षवर्धना ने बहुत अच्छे से रिजॉल्व किया, और उन्होंने अपने किंगडम को स्ट्रेंथन किया, मिलिट्री, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल पैट्रोनेज, ठीक है, इन सब के थ्रू उन्होंने अपने किंगडम को स्ट्रेंथन किया। उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, उनके अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, लिटरेरी टेक्स्ट, इंस्क्रिप्शन और फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स से। अब एक्सपेंशन देखते हैं, हर्षाज किंगडम का एक्सपेंशन समझते हैं। इनिशियल सर्कमस्टांस एक्सपेंशन इन नॉर्थ इंडिया, हर्ष जो थे उनका जो किंगडम, उनको मतलब कि यंग एज से ही अपना किंगडम का भार संभालना पड़ा। अपने ब्रदर के डेथ, राजवर्धना के डेथ के बाद वो रूलर बन गए। उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया जो था वो पॉलिटिकली बहुत इनस्टेबल था, क्योंकि गुप्ताज का जो उस टाइम पे डाउनफॉल चल रहा था, तो इसलिए उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, लोगों में टूट भांग हो गया था, बहुत लोग डिवाइडेड थे, तो उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी। तो हर्षा ने उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लेके आए अपने कॉम्पिटेंस और करेज के कारण, ठीक है। एक्सपेंशन देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, हर्ष ने पंजाब, कनौज, मगध और बहुत लार्ज पार्ट ऑफ बंगाल, इन सब में अपना अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया। उन्होंने अपने एम्पायर को बहुत सारे रूलर्स को हराने के बाद एक्सपेंड किया, और नॉर्थ इंडिया का बहुत सारा रीज़न उनके कंट्रोल में आता है, इससे उनका पावर और प्रेस्टीज भी बढ़ा। फेलियर देखते हैं, साउथ इंडिया में फेल क्यों हो गए, साउथ इंडिया तक भी एक्सपेंड करने की कोशिश की उन्होंने, बट जो चालुक्य रूलर थे पुलाकेशिन II, उन्होंने उनको नर्मदा रिवर के पास डिफीट कर दिया, और हर्षा का जो इन्फ्लुएंस था वो नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रह गया, ठीक है। उनका एम्पायर जो था वो वास्ट और पावरफुल था, इस डिफीट के बावजूद उनका एम्पायर बहुत ही वास्ट और पावरफुल था। ऐसा नहीं है साउथ में था डिफीट हो गया, बट नॉर्थ इंडिया में उनका इन्फ्लुएंस तगड़ा था। अब सिग्निफिकेंस, कनौज का सिग्निफिकेंस क्या है, कनौज को उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, और जो सिटी थी वो पॉलिटिकल और कल्चरल हब की तरह निकल के आई। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस थे वो कनौज से होते थे। इससे क्या हुआ कि किंगडम की यूनिटी बनी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ हर्षा ने क्या किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश किया। बहुत सारे स्मॉलर स्टेट को अपने कंट्रोल में लेके आके उनका पॉलिसी जो है मिलिट्री, माइल, डिप्लोमेसी, इन सब को रिफ्लेक्ट करता है, इन सब का कॉम्बिनेशन है, और इन सब की हेल्प से ही उन्होंने अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन किया था। अब उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं, उनका गवर्नेंस जो था वो मोनार्की बेस्ड था, ठीक है। एम्पायर जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था स्टेट का, और प्राइमरी कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री और जुडिशरी का एम्पायर के था, ऊपर हाथ में था। जो किंग था वो प्रोटेक्टर था अपने सब्जेक्ट्स का, अपने किंगडम का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, किंग जो था वो प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत डिवाइड करके रखे हुए थे अपने किंगडम को, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स को प्रोविंसेस मिलते थे, और लोकल लेवल पे विलेजेस जो थे वो स्मॉलेस्ट यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे गुप्तास के टाइम था। ये स्ट्रक्चर जो था वो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन को और ज़्यादा अच्छा कर दिया था। मतलब गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई थी। और रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं, लैंड टैक्स अभी भी बहुत प्राइमरी सोर्स था स्टेट रेवेन्यू का। फार्मर्स भी क्या, उनका भी कंट्रीब्यूशन था, और इनकम जो था वो ट्रेड और अदर सोर्सेज से था, ठीक है। इससे और ये जो रेवेन्यू था वो किसको फंड करता था, एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री को। अब मिलिट्री सिस्टम देखते हैं, इनके पास बहुत अच्छी आर्मी थी, इन्फेंट्री, कैवेलरी और एलिफेंट्स सब थे इनमें। और आर्मी जो थी वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन और स्टेट सिक्योरिटी के लिए यूज़ में आती थी। और मिलिट्री जो था वो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो था वो एम्पायर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। अब पॉलिसी देखते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। हर्षा ने स्पेशल अटेंशन दिया था अपने पब्लिक को,
उन्होंने क्या कहते हैं रेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल, शेल्टर्स, इन सारी चीज़ों को बनवाया था और बहुत डोनेशंस करते थे गरीबों और स्कॉलर्स को। उनका पॉलिसी जो था वो बहुत ही बेनेवलेंट और पब्लिक इंटरेस्ट को लेके था, ठीक है। अब उनके अचीवमेंट और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। कल्चरल पैट्रोनेज, हर्षा जो थे वो आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन के उनको बहुत खूब इंटरेस्ट था। बना भट्टा उनके कोर्ट को इम्ब्रेस करते थे स्कॉलर्स, और इम्ब्रेस करना मीन्स कि बना भट्टा जैसे उनके कोर्ट में स्कॉलर्स हुआ करते थे। लिटरेरी वर्क जैसे कि हर्षचरिता, कादम्बरी इसी टाइम का है, और इस कल्चरल डेवलपमेंट इससे और हुआ, ठीक है। रिलीजियस टॉलरेंस देखते हैं। जो हर्षवर्धना थे वो इनिशियली तो शिवा के डिवोटी थे, बट बाद में बुद्धिज़्म ने उनको खूब इन्फ्लुएंस किया। फिर भी वो सारे रिलीजन की खूब रिस्पेक्ट करते थे और रिलीजियस असेंबलीज ऑर्गेनाइज करना, चैरिटेबल गैदरिंग ऑर्गेनाइज करना, ये सब करते थे ताकि रिलीजियस टॉलरेंस बनी रहे, बढ़ती रहे। अब फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स पे देखते हैं। चाइनीज़ ट्रैवलर जैसे कि शुआंगजांग ने इंडिया हर्षा के टाइम पे विज़िट किया था, और उन्होंने हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और सोसाइटी पे बहुत डिटेल इवेल्युएशन प्रोवाइड किया था। उनका राइटिंग बताता है कि जो हर्षा थे वो बहुत जनरस थे और एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत कॉम्पिटेंट थे। इससे क्या ये हिस्ट्री का उनके हिस्ट्री, उस टाइम की हिस्ट्री समझने के लिए क्रूशियल सोर्स है। क्या चाइनीज़ ट्रैवलर शुआंगजान का जो अकाउंट है वो। एजुकेशन एडवांसमेंट देखते हैं। हर्षा ने एजुकेशन और लर्निंग को खूब एम्फेसाइज किया। नालंदा यूनिवर्सिटी को स्पेशल सपोर्ट मिलती थी। स्टूडेंट्स जो है बहुत दूर दूर से ट्रैवल करके आते थे अपने एजुकेशन को परस्यू करने के लिए, जिससे नॉलेज और कल्चरल ग्रोथ भी देखने मिला। क्रिटिकल असेसमेंट देखते, कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि जो हर्षा एम्पायर था वो ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म गुप्ता एम्पायर से थोड़ा सा कमज़ोर था। उसका जो इन्फ्लुएंस था साउथ इंडिया में वो बहुत लिमिटेड रहा। फिर भी वो पॉलिटिकल यूनिटी नॉर्थ इंडिया में बनाने में सक्सेसफुल रहे, और उनका अचीवमेंट जो है वो इंडियन हिस्ट्री में हाईली सिग्निफिकेंट है। कंक्लूजन में आप खुद से लिख लेना। ग्रेट कॉन्करर थे, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कल्चर चेरिश किया था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश किया, और ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आती हूँ मैं। एग्जामिन द इमर्जेंस ऑफ न्यू ट्रेंड इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर में पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद क्या न्यू ट्रेंड्स आए, इनको देखना है। एनालाइज द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट अकर्ड इन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने मिले इंडियन सोसाइटी में, और इकोनॉमिक जो उस टाइम पे ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या देखने मिले, और फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट और लैंड ग्रांट सिस्टम और रूरल इकोनॉमी, इन सब के बारे में हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम अपना। पोस्ट गुप्ता पीरियड जो था वो गुप्ता एम्पायर के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुआ। इस टाइम पे पॉलिटिकल यूनिटी कमज़ोर हो गई थी और बहुत सारे रीजनल स्टेट निकल के आए, और सोशल इकोनॉमिक लाइफ भी खूब चेंज हुई इस टाइम पे। जो लैंड ग्रांट का जो प्रैक्टिस था वो और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, फ्यूडल टेंडेंसी भी डेवलप हुई, और जो रूरल इकोनॉमी थी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। कास्ट बेस्ड डिवीजन और रिलीजियस इन्फ्लुएंस सोसाइटी में और ज़्यादा इस टाइम पे बढ़ गया, ठीक है। जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है वो क्रूशियल फेस माना जाता है ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। चलो पहले सोशल चेंजेस देखते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम था वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया इस टाइम पे पोस्ट गुप्ता पीरियड में। बहुत सारे कास्ट, सब कास्ट निकल के, और जो सोशल हायरार्की का जो था हाई और लो स्टेटस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। सोसाइटी में हाई और लो स्टेटस जैसी चीज़ें आने लगी, और ब्राह्मण्स जो थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए इस टाइम पे। ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स, किंग्स लैंड जो था वो क्या होते हैं ब्राह्मण्स को डोनेट करना, उससे क्या हुआ कि इकोनॉमिक और सोशल पावर्स ब्राह्मण्स के हाथ में आ गया। रिलीजियस रिचुअल्स और सेरेमनीज जो थे वो क्या कहते हैं उनको ग्रेटर इंपॉर्टेंस मिली, और रिलीजियस इन्फ्लुएंस भी सोसाइटी में और ज़्यादा गहरा हो गया, ठीक है। रूरल सोसाइटी, इस पीरियड पे विलेजेस जो थे वो प्राइमरी सेंटर बन गए सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ का। जो अग्रेरियन सोसाइटी थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और रूरल कम्युनिटीज़ जो उनको खुद सेल्फ सफिशिएंट हो गए। विलेजेस का जो इम्पोर्टेंस था वो टाउन से ज़्यादा था।
स्टेटस ऑफ विमेन का स्टेटस इस टाइम पे गिरने लगा था, ठीक है। चाइल्ड मैरिजेस, सोशल रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे बढ़ गई थी। अब विमेंस का फ्रीडम बैकफुट चला गया था, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गई। रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस देखते हैं, भक्ति मूवमेंट्स होने लगे, टेम्पल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खूब इम्पोर्टेंस मिली। शैवाज और वैष्णव ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। इससे क्या कहते हैं, दो चीज़ें हुई, रिलीजियस यूनिटी भी हुई, कल्चरल ग्रोथ भी सोसाइटी में खूब हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक चेंजेस देखते हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड में इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या आए थे। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर जो इस टाइम पे था वो इकोनॉमी का मतलब मेन जो एक पैसे थे वो यही एग्रीकल्चर से ही आते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर मेन पार्ट था हमारे इनकम का। फॉरेस्ट जो थे वो उनको फॉरेस्ट क्लीन करने लगे ताकि नए लैंड हो सके, जो कल्टिवेटेबल और इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप होने लगी। फिर इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हुआ। अब लैंड ग्रांट सिस्टम देखते हैं। जो किंग्स थे वो लैंड्स ब्राह्मण्स को दे देते थे, टेम्पल्स को दे देते थे और ऑफिशियल्स को दे देते थे। और कॉपर प्लेट पे ये लैंड ग्रांट जो है वो रिकॉर्डेड है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे। लैंड के अलावा राइट टू कलेक्ट टैक्सेस भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इससे क्या हुआ कि लोकल पावर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ट्रेड डिक्लाइन देखते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिमिनिश्ड कंपेयर टू द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के कंपैरिजन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कम हो गया। टाउन का जो इम्पोर्टेंस था वो भी कम हो गया और करेंसी का सर्कुलेशन भी कम हो गया। इकोनॉमी जो है वो रूरल और एग्रीकल्चरल बेस्ड हो गई, ठीक है। क्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्री देखते हैं। स्मॉल स्केल क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज इस टाइम पे रूरल एरियाज़ में ऑपरेट करती थी। और एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी? टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेटल वर्क, पॉटरी मेकिंग, इन सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन था उसका एम क्या था? लोकल की नीड को पूरा करना और विलेज को सेल्फ सफिशिएंट बना के रखना। अब डेवलपमेंट देखते हैं। रूरल इकोनॉमी का विलेजेस जो था वो प्राइमरी यूनिट बन गया इकोनॉमिक लाइफ का। फार्मर्स, आर्टिशंस, ट्रेडर्स, ये क्या कहते थे, विलेजेस में रहते थे। रूरल कम्युनिटीज़ जो है वो मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस करती थी। इससे क्या हुआ कि सेल्फ रिलायंट रूरल इकोनॉमी डेवलप हुआ, ठीक है। फ्यूडलिज्म और उसका इम्पैक्ट देखते हैं। फ्यूडल सिस्टम इस टाइम पे खूब बढ़ा था, ठीक है, जिसमें मतलब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है कि किंग या फिर जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो बेसिकली लैंड ग्रांट करती है ऑफिशियल्स को, फिर प्रीस्ट को, मिलिट्री चीफ्स को, किस चीज़ के इन द एक्सचेंज लॉयल्टी, ट्रिब्यूट और मिलिट्री सपोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बिहाफ में। बेसिकली सैलरी की जगह लैंड दे देना, ठीक है। तो फ्यूडल सिस्टम जो हुआ इस पोस्ट गुप्ता पीरियड में और ज़्यादा ही डेवलप हो गया। बहुत सारे रूलर्स जो थे उन्होंने लैंड और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को दे दिया। इन रिटर्न फ्यूडल लॉर्ड जो हुआ करते थे वो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। दिस लेड टू द इससे सेंट्रल की अथॉरिटी कमज़ोर पड़ गई। अब फ्यूडल लॉर्ड्स का पावर में भी ऑब्वियस ही बात है कि फ्यूडल लॉर्ड्स मेन कैरेक्टर हो गए, वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए और टैक्सेस कलेक्ट करना, उसके बाद अपने मतलब और एडमिनिस्टर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़। उससे क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट रूलर की तरफ वो एक्ट करने लगे। इससे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, पॉलिटिकल डिवीज़न बढ़ गया। अब कंडीशन देखते हैं पेजेंट्स का क्या था। इंक्रीजिंग राइट्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स और लैंड ओनर एडेड टू द बर्डन ऑन पेजेंट्स पे खूब बर्डन पड़ा। उनको हायर टैक्सेस और सर्विसेज देना पड़ता था और बहुत सारे पेजेंट्स की जो फ्रीडम थी वो ख़त्म हो गई और इनइक्वालिटी रूरल सोसाइटी में शुरू होना स्टार्ट हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट देखते हैं। लैंड ग्रांट्स, फ्यूडलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन लेड टू द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल ऑफिशियल्स और ज़्यादा पावरफुल बन गए और सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ गई। इससे क्या हुआ कि स्मॉल स्टेट निकल के आया। क्रिटिकल इवेल्यूएशन देखेंगे। कुछ हिस्टोरियंस जो है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड को एरा ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म कहते हैं, कुछ इसको फ्यूडलिज्म इसको मतलब फ्यूडलिज्म सेंट्रिक कुछ कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि लैंड ग्रांट्स, लोकल पावर का राइज और रूरल इकोनॉमी का एक्सपेंशन इस टाइम पे देखने को मिला था। सोसाइटी को खूब झकझोर के रख दिया था और इकोनॉमी को एक नया डायरेक्शन मिला था।
ये पीरियड जो है वो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन का है इंडियन हिस्ट्री का। कंक्लूजन में आपको वही लिख लेना है क्या क्या चेंजेस देखने मिला पोस्ट गुप्ता पीरियड में। फ्यूडलिज्म, लैंड ग्रांट सिस्टम, ये सारी चीज़ें, कितना बड़ी सेंटर से स्टेट विलेजेस के पास पावर शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कुछ ट्रेड और अर्बन लाइफ में डिक्लिनेशन मिला देखने, बट रूरल लाइफ, लोकल पावर, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हुए। ऐसे ही करके आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से पहले अपने गिव अवे का दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। विच गुप्ता रूरल इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन फॉर हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। विच गुप्ता रूलर इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन फॉर हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। पालाज, प्रतिहराज, राष्ट्रकूटाज, इन सब में कॉन्फ्लिक्ट क्यों शुरू हुआ था, की फेजेस बताना है स्ट्रगल का। एग्जामिन द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन से हम अपना आंसर शुरू करेंगे। गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल के बाद नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी ख़राब हो गई, ठीक है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे रीजनल पावर निकल के आए। 8th और 10th सेंचुरी के बीच में बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चला था। पाला, गुजरात में प्रतिहारा डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बीच में कौन डोमिनेंस अपना सेट करेगा नॉर्थ इंडिया में। इन तीनों के बीच में प्रोमिनेंटली लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि कौन रूल करेगा डोमिनेंटली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। ट्राई मीन्स 3, पार्टाइट मीन्स कि 3 पार्ट इस स्ट्रगल में इन्वॉल्व है। पाला एम्पायर, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा, ये सारे इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। जो फोकल पॉइंट था इस कॉन्फ्लिक्ट का था वो कन्नौज एक सिटी कंसिडर किया जाता था। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रगल इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत लंबे पीरियड के लिए खूब इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। अब कॉज देखते हैं क्यों हुआ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो चल रहा था, वो उसका कॉज क्या है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कनौज जो था वो मेजर पॉलिटिकल सेंटर था नॉर्थ इंडिया का। हर्षवर्धना के राइन के बाद जो है वो प्रेस्टीज और पावर का सिंबल मानना जाने लगा। जो भी रूलर इस जगह को कंट्रोल करता था कनौज को, उसको मोस्ट पावरफुल रूलर नॉर्थ इंडिया का कंसिडर किया जाता था। और इसी सिटी को सारे जो ये तीनों पावर थे वो उसी सिटी पे कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे थे। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कनौज जो था वो ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक वाइटल हब था। बहुत सारे ट्रेड रूट्स इसी से जाते थे। और रीजन जो था वो बहुत ही वेल्दी था अपने फर्टाइल लैंड, रेवेन्यू जनरेशन, ट्रेड्स जो होता था, इन सभी रीजन्स के कारण। तो ये सारी बेनिफिट को लेने के लिए, इन सारी बेनिफिट्स को फ़ायदा उठाने के लिए भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, कनौज जो था वो नॉर्थ इंडिया में सेंट्रली लोकेटेड था, इसीलिए अलाउइंग फॉर इजी कंट्रोल, बहुत सारे सराउंडिंग रीजन पे आसानी से इस पर कंट्रोल बन सकता था इस कारण से। तो स्ट्रैटेजिक स्टैंड पॉइंट से भी ये सिटी बहुत क्रूशियल था, जो इसीलिए जो सभी पावर्स थे इसको अपने डोमिनियन में लाने का कोशिश कर रहे थे। पॉलिसी ऑफ इम्पीरियल एक्सपेंशन, जो पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा थे, इन रूलर्स ने जो अपने रिस्पेक्टिव एम्पायर को ऑब्वियसली एक्सपेंड करने का ट्राई करेंगे, तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो था इस टाइम पे पॉलिटिकल प्रेस्टीज को खूब इन्हांस करता था, जिससे क्या हुआ कि इन तीनों पावर में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चलता रहा। इम्पीरियलिस्ट एम्बिशन भी था इस स्ट्रगल, इम्पीरियलिस्ट एम्बिशन भी एक रीज़न है। सेंट्रल अथॉरिटी का एब्सेंस, गुप्ता एम्पायर के कोलैप्स ख़त्म होने के बाद जो था वो सेंट्रल अथॉरिटी में कोई भी इंसान नहीं, कोई भी पावरफुल नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि रीजनल पावर इंडिपेंडेंटली इमर्ज हुए, और जो भी पावर होते थे वो अपना जो सुपरमेसी था वो नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इससे क्या हुआ कि ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हुआ था, ठीक है। की फेज क्या क्या है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का। इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, कब शुरू हुआ था ये स्ट्रगल, 8th सेंचुरी में। धर्मपाला जो थे वो अपना कनौज पे कंट्रोल बनाना चाहते थे। उसी टाइम पे प्रतिहारा रूलर जो थे, वत्स राजा, वो भी क्या कहते हैं अपना कनौज पे कंट्रोल बनाते थे। तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता था। इंटरवेंशन ऑफ राष्ट्रकूटाज रूलर के जो रूलर्स थे साउथ इंडिया के, वो भी नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में घुस रहे थे। राष्ट्रकूटाज रूलर जैसे ध्रुवा जो थे वो नॉर्थ इंडिया को इन्वेट किया और प्रतिहाराज और पालास दोनों को ही हरा दिए। इससे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और अपना पावर इस्टेब्लिश किया राष्ट्रकूटाज, ठीक है।
पावर प्रैक्टिस की है बेसिकली। अब नागवत्ता टू एंड धर्मपाला देखते हैं। जो प्रतिहारा रूलर थे नागवत्ता टू अपना कनौज पे कंट्रोल स्टैब्लिश किए और पाला रूलर को क्या कहते हैं, पाला रूलर धर्मपाला को चैलेंज किए हैं। बहुत सारा बैटल हुआ इन दोनों के बीच में। इससे क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में इंस्टेबिलिटी बनी रहती थी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गोविंदा थ्री, राष्ट्रकूटा रूलर जो थे गोविंदा थ्री, वो एक सक्सेसफुल कैंपेन नॉर्थ इंडिया में चलाएं और प्रतिहाराज और पालास दोनों को ही डिफीट कर दिया। उनका विक्ट्री जो है वो राष्ट्रकूटाज का लिए बहुत प्रेस्टिजियस है, लेकिन वो अपना परमानेंट कंट्रोल कनौज पे फिर भी नहीं बना के रख पाए। फाइनल फेज देखते हैं। स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहा 9th-10th सेंचुरीज तक। तब तक कोई भी पावर जो था वो परमानेंटली जो था ना कनौज को रिटेन नहीं कर पा रहा था। कांस्टेंट वॉरफेयर चल रहा था। इससे क्या हुआ कि तीनों ही पावर कमज़ोर पड़ गई। इससे क्या हुआ कि नए पावर बाद में निकल के आए। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का इम्पैक्ट देखते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अब कंटिन्यू कहीं पे भी वॉर चलता रहेगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो होगी, तो कोई भी पावर लास्टिंग डोमिनेंस नहीं इस्टेब्लिश कर पा रही थी। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा था और कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ रहा था। राइज ऑफ रीजनल पावर, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जिससे था, इससे स्मॉलर स्टेट का इंपॉर्टेंस बढ़ा और रीजनल रूलर्स जो थे वो और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए। इससे क्या हुआ कि इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारा डिवीज़न देखने मिला और सेंट्रल अथॉरिटी भी कमज़ोर पड़ गई। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं। ट्रेड एंड एग्रीकल्चर जो था वो भी अफेक्ट हुआ था। कंटिन्यू वॉर चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज जो थे वो वॉर मतलब जो भी रिसोर्सेज थे वो वॉर में ही लग जा रहे थे। इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी बहुत सारे रीजन में स्टैब्लिश कह रही हूँ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई। इससे क्या हुआ कि फिर भी ट्रेड के लिए कुछ रीजन्स में आई, बट कुछ सिटीज़ तब भी इम्पॉर्टेंट सेंटर बनी रही ट्रेड के लिए। कल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं। वॉर के बावजूद जो आर्ट और कल्चर का डेवलपमेंट है इस टाइम पे चल रहा था। पाला रूलर जो थे वो बुद्धिज्म एंड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते थे। राष्ट्रकूटाज जो थे वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन को और प्रतिहाराज जो थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। ठीक है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो सिग्निफिकेंट इवेंट है अर्ली मिडाइवल इंडियन पॉलिटिक्स का। नेचर ऑफ रीजनल पावर और ये क्या कहते हैं, किन चीज़ों के बारे में बताता है, रीजनल पावर के नेचर और पॉलिटिक्स ऑफ द बैलेंस और नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स का स्पेशल सिग्निफिकेंस है इसका इंडियन हिस्ट्री में। कंक्लूजन में आप लिख देना कौन कौन पहले तो लड़ रहे थे में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन थे, उसके कारण क्या क्या हुआ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कनौज में क्या कहते हैं, कनौज इम्पोर्टेंट था क्योंकि सेंटर पे था तो ये कॉन्फ्लिक्ट का कारण था और कोई भी सिंगल पावर लास्टिंग सक्सेस अचीव नहीं कर पाया। ये सब लिख के आप कंक्लूजन लिख देना। ठीक है, यही में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चोलाज स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर डिस्कस करना है और आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स और चोला एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस के साथ बताना है। ठीक है, चोला डायनेस्टी पावरफुल डायनेस्टी रहा है साउथ इंडिया का। 9th to 13th सेंचुरी तक रूल किया है। टाइमलाइन आप सबका याद रखना। ठीक है, चोलाज जो थे वो वास्ट और ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर था और उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो वेल स्ट्रक्चर्ड पावरफुल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे बेस्ड था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज़ कंसिडर्ड इस टाइम पे बहुत हाईली एडवांस था, बहुत एडवांस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। चोलाज जो थे वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री ट्रेड और लोकल गवर्नेंस में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडाइवल इंडिया थी। ठीक है, की फीचर्स देखते हैं चोला स्टेट सिस्टम का। की फीचर्स क्या था, पावरफुल मोनार्की चोला रूलर भी मोनार्की बेस्ड थे। किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था स्टेट का। प्राइमरी पावर उसके हाथ में नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री जुडिशरी इन सब के रिलेटेड, और अपने सब्जेक्ट का प्रोटेक्टर था। किंगडम का प्रोटेक्टर हुआ करता था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न देखते हैं। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइडेड था। जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिवीज़न था उसको मंडलम कहते थे। इसके नीचे नाडू था, विलेज यूनिट्स। ये स्ट्रक्चर जो था वो स्मूथ फंक्शनिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलते रहे उसके लिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम देखते हैं। यहाँ पे भी लैंड टैक्स जो था वो प्राइमरी सोर्स ही रहा है। ठीक है, और टैक्स कैसे डिटरमाइन होता था, लैंड के मेजरमेंट के बेसिस पे, और रेवेन्यू जो था वो ट्रेड और पोर्ट से भी जनरेट होता था। ये फंड्स को मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन को
मेंटेन करने में यूज़ किया जाता था। मिलिट्री और नेवल पावर, चोलास जो थे वो बहुत ही पावरफुल आर्मी और नेवी पोजेस करते थे। मिलिट्री कैंपेन साउथ इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में कंडक्ट करना, इससे क्या हुआ कि उनका नेवल स्ट्रेंथ जो था वो मैरीटाइम ट्रेड को भी खूब बूस्ट किया और चोला एम्पायर के प्रेस्टीज को इन्हांस किया। ठीक है, जुडिशियल सिस्टम देखते हैं। इस टाइम पे जुडिशियल सिस्टम भी था चोला एडमिनिस्ट्रेशन में। लोकल लेवल पे जो भी डिस्प्यूट होता था वो विलेज असेंबलीज़ में सॉल्व किया जाता था और किंग जो था वो वर्डिक्ट फाइनल जो सीरियस केसेस में था वो उसमें वर्डिक्ट डिलीवर करता था। इससे क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन बनी रहती थी। चोला विलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द विलेज असेंबली, जो विलेज असेंबली थी उसका द विलेज असेंबली वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे स्पेशल फीचर था। विलेज अफेयर जो था वो लोकल असेंबलीज मैनेज करती थी और वही रिस्पॉन्सिबल थी विलेज के डेवलपमेंट और ऑर्डर के लिए। इससे क्या हुआ कि लोकल गवर्नेंस खूब फ्लरिश करा, स्ट्रेंथन हुआ। अब बहुत सारी टाइप की असेंबलीज होती थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलीज होती थी विलेज में। द उर जो थी वो ऑर्डिनरी विलेजेस के लिए थी असेंबली। जो सभा था वो ब्राह्मण विलेजेस का जो इंस्टीट्यूशन था उसके लिए होता था। जो एसोसिएशन ऑफ जो मर्चेंट्स का एसोसिएशन था उसको नागाराम कहते थे। ये सारी बॉडीज़ जो थी वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करती थी। उर, सभा और नागाराम। ठीक है, ये ऑर्डिनरी, ये ब्राह्मण और ये मर्चेंट। कमेटी सिस्टम देखते हैं। बहुत सारी कमेटी फॉर्म हुई थी विलेज असेंबलीज़ के अंदर में। ये कमेटी जो थी वो इरिगेशन, टैक्स कलेक्शन, टेम्पल मेंटेनेंस, इन सब के अराउंड जो टास्क थे उसको हैंडल करती थी। और मेंबर्स जो थे वो स्पेसिफिक प्रोसेस के बाद सेलेक्ट होते थे, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट देखते हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इरिगेशन सिस्टम को खूब अटेंड, टैंक्स, कनाल सिस्टम पे कंस्ट्रक्ट होते थे और विलेज असेंबली जो है वो वाटर रिसोर्सेज मैनेज करती थी। इससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। स्पिरिट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन जो था वो चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत क्रूशियल था। लोकल पीपल एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में कोऑपरेट करते थे। इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती थी और इस सिस्टम को एक्सेलेंट एग्जाम्पल माना जाता है लोकल गवर्नेंस का। अब सिग्निफिकेंस और इवैल्यूएशन देखते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हाईली ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव था। एक बैलेंस देखने मिलता है सेंट्रल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो था वो क्लियर था और सिस्टमेटिक था। इससे क्या हुआ कि एम्पायर बहुत ज़्यादा स्टेबल था इन सब कारणों के कारण। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, चोला स्टेट जो था वो क्यों प्रोस्पेर हुआ? एग्रीकल्चर, ट्रेड और मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के कारण। पोर्ट्स ने फॉरेन ट्रेड्स को खूब बूस्ट किया और लैंड से टैक्सेस है और ट्रेड रेवेन्यू से स्टेट का पावर फॉर्म हुआ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी इन सारी चीज़ों के कारण खूब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई। कल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं। चोला रूलर जो थे उनको भी आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन सब में खूब डेवलपमेंट हुआ। बहुत सारे टेम्पल्स बने इस टाइम पे। द बृहदेश्वरा टेम्पल आज भी मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल है चोला आर्किटेक्चर का और ये फॉस्टर्ड द डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडियन कल्चर। आइडियल ऑफ लोकल गवर्नेंस, चोला विलेजेस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो प्राइम एग्जाम्पल है लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। विलेजेस असेंबली जो थी वो स्पेशल अथॉरिटी होल्ड करती थी और पब्लिक पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ये सिस्टम जो है वो मॉडर्न पंचायती राज का अर्ली ग्लिम्स है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं जो अपर क्लास थे वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में को इन्फ्लुएंस करते थे और जो सोशल क्लासेस थे सबको इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही हाईली सिग्निफिकेंट था क्योंकि इसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ और लोकल गवर्नेंस सिस्टम के लिए स्पेशल प्लेस हिस्ट्री ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में होल्ड करता है। कंक्लूजन में आप लिख देना इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तारीफ लिख देना, कितना ऑर्गेनाइज एंड ऑल था। फिर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में लिख देना और उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में इसका वो लिख देना। इससे कंक्लूजन ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है?
री एग्जामिन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट अंडर पल्लवास। पल्लवास के अंदर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और आर्ट का डेवलपमेंट देखना है, सेम है। इंट्रोडक्शन, पल्लवा डायनेस्टी जो था वो सिग्निफिकेंट डायनेस्टी था साउथ इंडिया में। 4 to 9 सेंचुरी तक रूल किया। पल्लवा रूलर जो थे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए साउथ इंडिया में, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और आर्किटेक्चर में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। उनका जो कैपिटल था वो कांचीपुरम था, जो कि मेजर सेंटर बना एजुकेशन एंड कल्चर के लिए। टेम्पल कंस्ट्रक्शन, कल्चर, क्राफ्टमैनशिप इस टाइम पे खूब हुआ। पल्लवा पीरियड जो है वो क्रूशियल फेज माना जाता है साउथ इंडियन कल्चर एंड आर्किटेक्चर के इवोल्यूशन में, खूब इवॉल्व हुआ था इस टाइम पे बेसिकली। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं पल्लवास का कैसा था। मोनार्कियल रूल, पल्लवा जो था उसका जो गवर्नेंस था वो मोनार्की बेस्ड था। इसमें किंग सुप्रीम अथॉरिटी होते, ऊपर हमने पढ़ लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न पढ़ते, इसमें क्या था कि वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे, सेपरेट ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जाते थे प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट के लिए, और विलेज जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था। सेम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी खूब इंपॉर्टेंस मिली। विलेज असेंबलीज, विलेज अफेयर्स मैनेज करते थे, इसमें इरिगेशन, ये सारी चीज़ें आती थी। सेम अगेन रीड कर लेना। रेवेन्यू सिस्टम में लैंड टैक्स जो था वो था, फिर उसके बाद फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद रेवेन्यू ट्रेड और पोर्ट से भी जनरेट होता था। ओके, मिलिट्री सिस्टम, पल्लवास जो थे वो पावरफुल आर्मी पोजेस करते थे, और मिलिट्री जो था वो इन्फेंट्री, कैवलरी और एलिफेंट्स इसमें थे। बहुत सारे वॉर्स उन्होंने चालुक्यास के अगेंस्ट लड़े और अदर पावर्स के अगेंस्ट लड़े। उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी, उन्होंने एम्पायर सिक्योरिटी को इंश्योर करा। डेवलपमेंट देखते हैं। टेम्पल बिल्डिंग ट्रेडिशन, पल्लवास जो थे वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन, साउथ इंडिया में टेम्पल कंस्ट्रक्शन को स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया। टेम्पल्स जो थे वो रॉक से कार्व किए जाते थे इनिशियली, बाद में मैसिव टेम्पल स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ करके बनने लगे। इससे क्या हुआ कि द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का इवोल्यूशन हुआ। अब मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम देखते हैं। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट जो महाबलीपुरम पे है, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, वो पल्लवा आर्ट का एग्जाम्पल है। चैरियोट शेप टेम्पल, रथास, केव टेम्पल्स, मैसिव स्कल्पचर्स इसी टाइम पे क्रिएट हुए थे, और जो मॉन्यूमेंट्स थे वो रिलीजियस और कल्चरल लाइफ को बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैग्निफिसेंट अचीवमेंट ऑफ पल्लवा आर्किटेक्चर है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्कल्पचर, जो आर्ट ऑफ स्कल्पचर था इस टाइम पे खूब फ्लरिश किया पल्लवा पीरियड में। अच्छे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स बने वॉल्स और पिलर्स पे टेम्पल्स के, और डिटीज़ और रिलीजियस टेल्स का डिपिक्शन प्राइमरी थीम हुआ करता था। स्कल्पचर बहुत ही ब्यूटीफुल, और उसमें आर्टिस्टिक बैलेंस देखने मिलता है। कांचीपुरम का सिग्निफिकेंस देखते हैं। कांचीपुरम जो था उस टाइम कैपिटल था और कल्चरल हब हुआ करता था पल्लवास के लिए। बहुत सारे टेम्पल्स और सेंटर ऑफ लर्निंग यहीं पे स्टैब्लिश हुए थे। जो सिटी था वो मेजर सेंटर था रिलीजन, एजुकेशन, आर्ट के लिए। न्यू डायरेक्शन साउथ इंडियन कल्चर को इसने प्रोवाइड किया था। डेवलपमेंट देखते हैं। जो पल्लवास थे वो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन लेके आए द्रविडियन स्टाइल पेंटिंग में। टॉल गोपुराम्स, गेटवे टावर, मंडपास, पिलर्ड हॉल्स और मैसिव टेम्पल्स जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इस स्टाइल के। जो चोलाज और अदर साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ थी उन्होंने उसी स्टाइल्स को आगे लेके गए, और पल्लवा आर्किटेक्चर जो है इंडियन आर्ट में एक अच्छा स्पेशल प्लेस होल्ड करता है। सिग्निफिकेंस एंड इवेल्युएशन देखते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पल्लवा ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। एक्सटर्नल इन्वेजन के अगेंस्ट खड़े रहे हैं और किंगडम को स्ट्रेंथन किया। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव था, इससे स्टेट के अंदर पीस बनी रहती थी। कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पल्लवा रूलर्स जो थे उन्होंने पैट्रोनाइज किया आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन को। टेम्पल मॉन्यूमेंट्स जो थे वो सेंटर बने कल्चरल ग्रोथ के लिए, और स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस वॉज ऑल्सो एविडेंट। इससे साउथ इंडियन कल्चर खूब इनरिच हुआ। ट्रेड एंड इकोनॉमी देखते हैं। मैरी टाइम ट्रेड जो है फ्लरिश किया पल्लवा पीरियड के टाइम पे। ट्रेड रिलेशंस भी इस्टेब्लिश हुआ साउथ ईस्ट एशिया में। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जिससे बड़ी पोर्ट्स के कारण, और ट्रेड जो था वो स्टेट रेवेन्यू में को भी खूब बूस्ट करा। अब इन्फ्लुएंस देखते हैं आर्किटेक्चर का। पल्लवा आर्किटेक्चर जो है वो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ को अच्छा इन्फ्लुएंस किया। चोला पांड्या रूलर जो थे इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते गए, और टेम्पल का जो आर्ट था, कंस्ट्रक्शन स्टाइल था, और ज़्यादा एडवांस किया उन्होंने। पल्लवा सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करते हैं इंडियन आर्किटेक्चर में।
क्रिटिकल इवेल्युएशन देखेंगे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि पल्लवास को कांस्टेंट मतलब चालुक्यास के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, जिससे उनका पावर होता था ना कभी कभी कमज़ोर पड़ जाता था, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, एग्रीकल्चर में बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और पल्लवा एरा है जो ग्लोरियस चैप्टर है साउथ इंडियन हिस्ट्री का। कंक्लूजन में आपको वही लिख देना है, उनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन एंड ऑल, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मॉन्यूमेंट्स, ये सब लिख देना है, ठीक है। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। मैं यहाँ पे आपसे गिव अवे का सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी। विच फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धना राइन एंड लेफ्ट डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द पीरियड, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ राजपूत्स ड्यूरिंग अर्ली मेडाइवल पीरियड और वेरियस थियरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ राजपूत्स। बहुत सारे राजपूत किंगडम्स निकल के आए नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में अर्ली मेडाइवल पीरियड में, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। राजपूत अपना पावर जो थे वो कैसे इस्टेब्लिश करते थे, वेल और मार्शल प्रोविस और फ्यूडल सिस्टम, इन सब के बेस पे हिस्टोरियंस जो बहुत सारी थियरीज डालते हैं, उनके ओरिजिन, बहुत सारी उन्होंने हिस्टोरियंस ने थियरीज दी है उनके ओरिजिन पे। राजपूत जो अपना वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस बना है इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कल्चर में, इसीलिए वो स्पेशल सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं हिस्ट्री, अर्ली मेडाइवल पीरियड के हिस्ट्री में, ठीक है। अब मेजर थियरीज देखते हैं ओरिजिन ऑफ राजपूत के रिगार्डिंग। अग्निकुला थियरी। अग्निकुला थियरी के अकॉर्डिंग राजपूत जो थे वो सैक्रिफाइसल फायर पिट, अग्निकुंड से ओरिजिनेट हुए थे। ये पृथ्वीराज रासो के थियरी में मेंशन है। 4 मेजर राजपूत क्लैंस हुए यजना करने के बाद, स्पेशल रिचुअल माउंट आबू में परफॉर्म हुआ, उसके बाद 4 राजपूत क्लैन निकल के आए। ये थियरी दिखाता है वेलोर एंड ग्लोरी ऑफ द राजपूत का, ठीक है। थियरी ऑफ फॉरेन। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि राजपूत जो है वो फॉरेन ट्राइब जैसे कि शाकाज, हुनाज, कुशानाज, इन सब से ओरिजिन उनका हुआ है। ये फॉरेन ग्रुप्स जो थी वो इंडिया माइग्रेट करी थी और लोकल कल्चर में एसिमिलेट हो गई थी, और लेटर वो बाद में क्षत्रिय ट्रेडिशन अडॉप्ट कर ली। ये थियरी बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस इसको सपोर्ट भी करते हैं। एंशियंट क्षत्रिय ओरिजिन देखते हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग राजपूत जो थे वो एंशियंट वैदिक क्षत्रियाज के डिसेंडेंट हैं, और वो न्यू डायनेस्टीज़, दे रोज टू पावर एज न्यू डायनेस्टीज़। बहुत सारे राजपूत क्लैंस जो हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी, सोलर लीनियज, चंद्रवंशी, लूनर लीनियज अपने आप को मान के चलते। ये थियरी एम्फेसाइज करता है कि राजपूत का जो ट्रेडिशन है, द ट्रेडिशन ऑफ द राजपूत इंडिजिनस, वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। मिक्स्ड ओरिजिन का थियरी देखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं जो राजपूत थे वो सिंगल सोर्स से ओरिजिनेट नहीं हुआ है। राजपूत कम्युनिटी जो थी वो फॉर्म हुई है बहुत सारे वेरियस कास्ट के अमालगेशन, ट्राइब्स और फॉरेन ग्रुप्स के अमालगेशन के बाद। ये ग्रुप्स ने बाद में क्षत्रिय आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ली। ये थियरी बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है। थियरी ऑफ ब्राह्मण ओरिजिन। अकॉर्डिंग कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि राजपूत क्लैन जो है वो ब्राह्मण से ओरिजिनेट हुए हैं, बाद में जिन्होंने मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स मतलब एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। आफ्टर एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर कर दिया। ये थियरी जो है इसका बहुत लिमिटेड एक्सेप्टेंस है। राइज ऑफ द राजपूत्स इन द अर्ली मेडाइवल पीरियड। गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। पॉलिटिकल यूनिट इन इंडिया डिसइंटीग्रेटेड फॉलोइंग द गुप्ता एम्पायर के डिक्लिनेशन के बाद पॉलिटिकल इंटीग्रिटी भी ख़त्म हो गई और बहुत सारे स्मॉल किंगडम एमर्ज हुए, और it was against this backdrop that Rajput power rose to prominence and established regional authority. मतलब इस टाइम पे राजपूत पावर प्रोमिनेंट हुआ और रीजनल अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया। ये मतलब इतना सच बात नहीं है बेसिकली। ये डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम देखते हैं। फ्यूडल सिस्टम जो हुआ अर्ली मेडाइवल पीरियड में और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। बहुत सारे रूलर ने लैंड ग्रांट किया, अथॉरिटी दी अपने सबऑर्डिनेट्स को, और ये जो फ्यूडेटरीज थे वो पावरफुल बन गए और इंडिपेंडेंट रूलर बन गया धीरे धीरे। तो राजपूत का जो राइज है वो इसी प्रोसेस से लिंक्ड है। मिलिट्री माइट एंड विल। और राजपूत जो थे वो अपने
क्या कहते हैं, मिलिट्री राइट्स एंड मतलब वेलोर एंड मार्शल प्राविस के लिए क्या कहते हैं फेमस थे। दे रिगार्डेड वॉरफेयर एज अ सिंबल ऑफ, उन्होंने वॉर को सिंबल मतलब ऑनर और ग्लोरी का सिंबल बना दिया। दे ऑल्सो विथस्टूड एक्सटर्नल इन्वेजन के अगेंस्ट खड़े रहे और उनका जो मिलिट्री स्ट्रेंथ था उनसे उनको पॉलिटिकल प्रेस्टीज मिला। ठीक है, अब अगला देखते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल स्टेट। जो राजपूत थे उन्होंने कुछ किंगडम स्टैब्लिश की बहुत सारे रीजन्स में, जैसे कि कहाँ पे देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ इंडिया में चौहानास, प्रमारास, प्रतिहारास, सोलंकीज जो थे वो प्रोमिनेंट राजपूत डायनास्टीज हुई। ये इन्होंने स्टेट को इन्फ्लुएंस किया अपने रीजनल पॉलिटिक्स से और इससे राजपूत पावर का एक्सपेंशन भी हुआ। ठीक है, सोशल स्टेटस देखेंगे। राजपूत जो थे वो अपने आप को क्षत्रिय ट्रेडिशन से अलाइन करके चलते थे और उन्होंने लीनियज, क्लैन और ट्रेडिशन को खूब इम्पोर्टेंस दी थी। इससे उनको सोसाइटी में हाई स्टेटस मिला था और उनसे पॉलिटिकल और सोशल पावर स्ट्रेंथन हुई थी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे राजपूत का। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, राजपूत जो थे वो पाइवटल रोल प्ले किए थे अर्ली मिडाइवल इंडिया के पॉलिटिक्स में। उन्होंने बहुत सारे पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश किया और नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स जो थी उनके इन्फ्लुएंस में रही बहुत लंबे समय तक। इससे रीजनल गवर्नेंस भी उनका बना रहा। कल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे, राजपूत रूलर जो थे वो भी आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर इन सबको खूब फेवर करते थे। टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एग्जाम्पल है आर्किटेक्चरल स्टाइल का उनके। राजपूत कोर्ट्स जो थे वो कल्चर और वेलोर जो थे सेंटर बने, इंडियन कल्चर को इनरिच किया। फ्यूडल सिस्टम का इम्पैक्ट देखते हैं। राजपूत रूल जो था वो बेस्ड ऑन फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड था। लोकल रूलर्स को खूब इम्पोर्टेंस देना, फ्यूडल लॉर्ड भी इस टाइम पे बढ़े। इससे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, रीजनल एलिमेंट्स और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में पावरफुल हो गए। ठीक है, अब रेजिस्टिंग एक्सटर्नल इन्वेजन, राजपूत विथस्टूड न्यूमरस, बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स से लड़े और उनके और फॉर टू डिफेंड देयर इंडिपेंडेंस। ऑल्दो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा लेकिन उनका जो वेलोर था वो उनका जो करेज, स्किल और एक्सीलेंस था वो इंडियन हिस्ट्री में आज भी क्रिटिकल असेसमेंट देखते थे। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि राजपूत जो थे वो पॉलिटिकल यूनिटी उनमें कमी थी, पॉलिटिकल यूनिटी की। इंटरनल स्ट्रिप जो थे उनके इफ़ेक्टिव काउंटर एक्सटर्नल फोर्स को हटाने में इफ़ेक्टिव साबित हो सकते थे, बट इंटरनल स्ट्रिप ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। उनके देयर कल्चर एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो हाईली सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है और वो स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं इंडियन हिस्ट्री मिडाइवल पीरियड में। कंक्लूजन में आपको लिख देना है राइज कब हुआ, ठीक है, उसके बाद थियरीज़, अलग अलग थियरीज़ बता देनी है जो हमने ऊपर पढ़ी। उसके बाद राजपूत ने कैसे अलग अलग किंगडम स्टैब्लिश किए, अपने वेलोर, मिलिट्री स्ट्रेंथ और फ्यूडल सिस्टम, ये सब आपको बता के कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, अब हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। शॉर्ट नोट लिखना है हमें ह्यूएन सांग पे, वकतक्का एडमिनिस्ट्रेशन पे, आईहोल इंस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ह्यूएन सांग कौन थे? शुआंगजांग एक रिनोन चाइनीज़ बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे जो कि उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था 7th सेंचुरी में। वो इंडिया में अराइव क्यों आए थे? उनका मेन एम था बुद्धिज़्म स्टडी करना और सैक्रेड टेक्स्ट उनको समझना, ये सारा उनका मेन रीज़न था। वो इंडिया में क्या कहते हैं 16 साल रहे अप्रॉक्स। ही रिसाइडेड इन इंडिया फॉर अप्रॉक्सीमेटली 16 ईयर्स। उनका जो अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स कंसिडर किया जाता है इंडिया को समझने के लिए। हर्षास के राइन के टाइम पे की कंट्रीब्यूशन क्या था? जो ये शुआंगजान थे उन्होंने बहुत अच्छा डिटेल प्रोवाइड किया, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस और एजुकेशनल लाइफ ऑफ इंडिया में अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने हर्षा के राइन, नालंदा यूनिवर्सिटी और बुद्धिज़्म के स्टेट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया
उनका जो ट्रैवल अकाउंट था वो गिव इनसाइट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी कैसा था उस टाइम पे। उनकी जो बुक है CU की एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल सोर्स मानी जाती है। सिग्निफिकेंस देखते हैं, जो उनका अकाउंट है वो रिलेटिवली अनबायस्ड है और इंडियन कल्चर को उन्होंने प्रेस किया और एजुकेशन को। उनका राइटिंग जो है वो 7th सेंचुरी इंडिया का एक क्लियर पिक्चर देता है और स्पेशल इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इंडियन हिस्ट्री में। अब वाकाताका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन। वाकाताका डायनेस्टी जो था वो सिग्निफिकेंट रूलिंग हाउस था साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। ये डायनेस्टी गुप्ता पीरियड के टाइम पे निकल के आया था। वाकाताका रूलर जो थे वो गवर्नड विदर्भा एंड द सराउंडिंग रीजन। विदर्भा को उन्होंने रूल किया और उसके अराउंड जो रीजन थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वाकाताका रूलर जो थे वो मोनार्की पे बेस्ड थे, ठीक है। अब वही मोनार्की है तो क्या होगा, किंग सुप्रीम रूलर होगा, किंगडम जो होगा प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होगा, लैंड टैक्स प्राइमरी सोर्स होगा, यही, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखते हैं। वाकाताका रूलर जो थे वो उन्होंने आर्ट लिटरेचर इन सबको पैट्रोनाइज किया और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया अपना अजंता केव्स के पेंटिंग में। दे फॉस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी एंड कल्चरल एडवांसमेंट। कॉन्सिक्वेंटली जो वाकाताका एडमिनिस्ट्रेशन होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री। आईहोल इंस्क्रिप्शन। इंट्रोडक्शन। आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो वाइटल सोर्स है चालुक्यास की हिस्ट्री के लिए, ठीक है। इट वॉज कंपोज बाई रविकृति। रविकृति ने इसको कंपोज किया था। द कोर्ट पोएट ऑफ चालुक्य रूलर पुलाकेशिन II। राविकृति को इट वॉज कंपोज बाय राविकृति। राविकृति कौन थे, कोर्ट पोएट थे चालुक्य रूलर पुलाकेशिन II के अंदर में जो कोर्ट पोएट थे। संस्कृत में लिखा हुआ है और चालुक्य डायनेस्टी का वन ऑफ द अचीवमेंट्स है। की थीम क्या था, इंस्क्रिप्शन डिटेल्स द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलाकेशिन II जो थे, पुलाकेशिन II थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्क्वेस्ट पे है सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। और डिस्क्राइब करता है उनकी विक्ट्री, हर्षास के ऊपर जो उनकी विक्ट्री हुई है उसके बारे में स्पेशली, और इंसाइट्स प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ साउथ इंडिया। क्या था पॉलिटिकल लैंडस्केप साउथ इंडिया का उस टाइम पे, और चालुक्य रूलर को भी खूब प्रेज किया है, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखेंगे। आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो क्रूशियल सोर्स है अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री का। नॉलेज प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पावर और अचीवमेंट्स चालुक्य डायनेस्टी के। हिस्टोरियन जो है उसको एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रिकॉर्ड मानते हैं और बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करता है इंडियन ट्रेडिशन ऑफ एपिग्राफी में। यहीं पे हमारा इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज करो और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स के। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे एंड विनर्स। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।